हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, किस बजट में घोषित किया गया कि एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका 2001, 2021-22, 2022-23, 2023-24, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2022 और 23। बात कर लेते हैं डिजिटल विश्वविद्यालय की। आपका डिजिटल विश्वविद्यालय की बात अगर करते हैं तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो आपका केरल में बनाया जाएगा। ये भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में बनाया जाएगा आपके। थोड़ी सी केरल की बात कर लेते हैं तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके पिनाराई विजयन। अगर केरल के गवर्नर की बात करेंगे तो वो है आपके आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। सीएम है आपके पिनाराई विजयन। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका डीएलआर नंबर कितना है तो डीएल का मतलब होता है आपके, यानी कि जिलों की संख्या कितनी है केरल में, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो बात करते हैं, जिलों की संख्या है केरल में 14, लोकसभा की सीटें हैं केरल में 20 और राज्यसभा की सीटें हैं केरल में 09, यानी कि 9 सीटें हैं। ओके, तो आपका डीएलआर नंबर जो है वो केरल का आपका है, आप समझ गए हो। जिलों की संख्या है आपके 14, लोकसभा सीटें हैं आपकी 20 और राज्यसभा सीटें जो आपकी हैं वो कितनी है आपकी 9। अगर हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो विधानसभा सीटों की संख्या है 140। ये भी हमको पता चल गया कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा, केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल जो आपका है वो आपके अरब सागर व सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के मध्य में स्थित है आपके। ठीक है, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो आपकी एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो नदियां वो आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे नदी हो गई एस्चुरी बनाने वाली नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां जो हैं वो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, ये सब कहाँ गिरती हैं आपके अरब सागर में गिरती हैं। बात कर रहा है कि किस बजट में, अगर बजट की बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं बजट की, तो बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि बजट की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं की गई है। अनुच्छेद 112 जो है वो हमको बताता है कि वित्तीय वार्षिक विवरण, यानी कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 112 जो हमको बताता है कि 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण है जो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, यानी कि हम इसको वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर भी हम इसको कहते हैं, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है, भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। सरकार ने एक नियम लागू किया है जिससे 21 दिसंबर 2016 से आम बजट और रेल बजट को एक तरफ से मिक्स कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय बजट जो है उसी में क्या करा गया है, रेल बजट को पेश कर दिया गया है। केंद्रीय बजट जिसको हम आम बजट बोलते हैं तो विलय कर दिया गया उसमें रेल बजट का।
पहले जो रेल बजट था, तो रेल बजट अलग से पेश करने की जो प्रथा चली थी वो आपकी 1924 से चली थी। इसके लिए एक समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाए, उसको हम कहते हैं एक वर्ष समिति। एक वर्ष समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को अलग से पेश किया जाए। तो 1924 से लेके 2016 तक की जो रेल बजट था वो क्या कराया जाता था, अलग से पेश किया जाता था। तो इसकी मंजूरी अब दे दी गई। 21 दिसंबर 2016 से केंद्रीय बजट के साथ शामिल कर दिया गया रेल बजट को पूरी तरह से। तो अब रेल बजट जो है वो आपके केंद्रीय बजट में शामिल हो गया। तो आप तारीख को याद रखें, 21 दिसंबर 2016 की तारीख को याद रखें। तो वित्तीय वार्षिक विवरण हम इसके कहते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया आर्थिक वार्ता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है आपका भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है आपका 7वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगर हम बात करेंगे तो एशिया आर्थिक वार्ता के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, यानी कि इसकी जो थीम थी वो आपकी क्या थी, भू अर्थशास्त्र थी। 7वां संस्करण है, ठीक है, इसका आयोजन हैदराबाद में ना होके पुणे में किया गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है आपके। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही है वो केवल एक सही है। इसमें भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो आपके हैं एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने एशिया आर्थिक वार्ता में भाग लिया था और इसका 7वां संस्करण हुआ है जो महाराष्ट्र में हुआ है, पुणे में। ठीक है, तो पुणे में आपका हुआ है। अगर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 51, तो अनुच्छेद नंबर जो आपका 51 है, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी कि एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 51, जो विदेश नीति से संबंधित है। यानी कि ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है, जो हमको बताता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य आपका प्रयास करेगा। तो राज्य क्यों प्रयास करेगा, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 51 आपके संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अब संविधान के भाग 4 में आपके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आते हैं आपके ओवर। तो 36 से लेके 51 तक आपके अनुच्छेद आते हैं और इनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। आयरलैंड ने कहां से लिए थे, तो आयरलैंड ने आपके स्पेन से लिए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा केवल ए, यानी केवल ए ऑप्शन सही है आपका। तो इसका आयोजन जो था वो पुणे में हुआ था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका आयोजन किया था। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है आपके, यानी कि एक ही अनुच्छेद है पूरे भारतीय संविधान में, सभी अनुच्छेदों में जो आपकी विदेश नीति से संबंधित है। और DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक पार्ट है, जो आपके कहां से लिए गए, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे, आपके स्पेन से लिए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा फरवरी 2023 में जलवायु परिवर्तन समन में G20 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है। ये पूछ रहा है कि G20 में किसका स्थान पहला, यानी कि G20 में टोटल 20 देश हैं आपके ग्रुप 20। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला स्थान G20 में किन देशों का है। तो
आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको और भारत। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्थान है वो G20 में पहला स्थान है आपका भारत का। यूनाइटेड किंगडम का इसमें जो स्थान है वो आपका 11वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है वो आपका जर्मन वॉच लॉन्च करता है, यानी जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसी भी देश की जलवायु परिवर्तन सूचकांक में अच्छी स्थिति ना होने के कारण शीर्ष 3 स्थानों को खाली रखा गया है, यानी कि शीर्ष 3 स्थानों को खाली रखा गया है। तो हम शुरुआत करते हैं शीर्ष 1 2 3 4। तो 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4th पे आपका डेनमार्क है, 4th पे डेनमार्क को रखा गया है। जो 5th नंबर पर है वो आपका स्वीडन है। जो आपके 6th नंबर पे आ रहा है वो आपका चिली है। और जो आपके 7 नंबर पर आ रहा है वो आपका मोरक्को है। तो प्रथम 3 का स्थान रिक्त है, चौथे पे आपका डेनमार्क है, 5वें पे आपका स्वीडन है, 6ठे पे चिली है, 7वें पे आपका मोरक्को है। और इंडिया जो ओवरऑल सभी देशों में 8वें स्थान पर है, लेकिन G20 का एकमात्र देश है जो शामिल है टॉप 10 में। तो टॉप 10 में आपका कौन सा है? भारत। लेकिन भारत अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? इंडिया 8वें स्थान पर। अगर हम यूके की बात करेंगे तो यूके यहाँ पर 11वें नंबर पर है। तो इस संगठन के तहत जितने भी देशों को शामिल किया गया है तो उसमें ओवरऑल 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी देश शामिल हैं आपके, वो 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। बात समझ लेते हैं ग्रीन हाउस गैस की। ग्रीन हाउस गैस, इसके लिए एक प्रोटोकॉल संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका संबंध आपके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाया गया प्रोटोकॉल है, जिसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और इससे अपनाया गया था UNFCCC के द्वारा। इसके द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2, इसे हम बोलते हैं CO2। इसको हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, शुष्क बर्फ भी इसको कहा जाता है। आपकी दूसरी जो गैस है आपकी जलवायु, तीसरी है आपकी मीथेन, आपकी ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर और भी बात करेंगे तो सल्फर हाइपोफ्लोराइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हाइपोफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सभी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जितने भी देश आपके जलवायु परिवर्तन में शामिल है वो आपके 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही स्टार
चर्चा में रहा स्टार्ट द्विपक्षीय संधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है कि इस संधि के द्वारा 2001 में 80% से अधिक परमाणु हथियारों को हटा दिया गया है। मूल संधि 2009 में समाप्त हो गई थी। 2010 में नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो 2025 तक लागू रहेगी। तीसरा ऑप्शन है यह संधि अमेरिका व सोवियत संघ के रूप के तहत स्थापित की गई, यानी कि दो देशों के मध्य संधि है, तो आपके अमेरिका और सोवियत संघ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मूल संधि 2009 में समाप्त हो गई थी, ठीक है। 2010 में नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो 2025 तक लागू होगी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो लागू होगी वो 2026 तक लागू होगी, तो यही आपका गलत हो जाता है। इस संधि के द्वारा 2001 में 80% से अधिक परमाणु हथियारों को हटा दिया गया है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि टारगेट 2025 नहीं है, कितना सेट किया गया है, तो टारगेट जो किया गया है वो आपका 2026 किया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन क्या है गलत है। तो स्टार्ट है ये आपका, ठीक है। बात कर लेते हैं कि रूसी संसद, जो रूसी संसद है आपकी वो अलग हो गई थी आपके सोवियत संघ रूस से 1990 में, बट सोवियत संघ रूस का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था, तो 15 देशों में टूट गया आपका सोवियत संघ रूस। तो रूस में टोटल मिला के 11 मानक समय हैं आपके, 11 मानक समयों में डिवाइड है रूस, यानी कि टाइम जोनों की संख्या रूस में सबसे ज्यादा है, तो 11 प्रकार के टाइम जोन आपके मानक समय होते हैं आपके रूस में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है आपका रूस। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, मुद्रा जो है वो है आपकी रूबेल, और रूस की संसद का नाम है आपकी ड्यूमा या अगर हम इसको हिंदी में बोले तो संघीय परिषद भी इसको हम कहते हैं, तो संघीय परिषद भी हम इसको कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2025 ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2026। तो इसमें पूछा गया गलत कथन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ओके। अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है आपकी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो उसका सही आंसर होगा आपका हरियाणा। जो आपके उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र है, इसका नाम जो आपका होगा वो होगा आपका गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु संयंत्र इसका नाम होगा, जो स्थापित हुआ है। इसका पहला चरण 2025 तक स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत में और भी परमाणु रिएक्टर हैं, जैसे आपका कैगा, कैगा आपका कर्नाटक में है। दूसरा है आपका काकरापार, ये आपके गुजरात में है। एक आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपके महाराष्ट्र में है, और देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होगा वो आपका क्या होगा, तारापुर होगा, जो आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। फिर आपके नरौरा है जो आपके उत्तर प्रदेश में है। फिर कुंडलकुलम है, और एक आपका कलपक्कम है, ये दोनों आपके तमिलनाडु में है, ये दोनों आपके तमिलनाडु में है, ओके। और आपका एक रावत भाटा है जो आपका राजस्थान में है, जो आपका राजस्थान में है, ओके। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की अगर बात करेंगे तो वो आपका गोरखपुर परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में एक जिला भी है आपके गोरखपुर,
तो उत्तर प्रदेश में एक जिला भी है गोरखपुर, लेकिन ये जो परमाणु संयंत्र है आपका हरियाणा में है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। ओके, तो ये सब आपके उत्तर भारत के ही राज्य हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से किस वर्ष तक गैस डीजल कारों की बिक्री पर रोक या प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है आपका 2030, 2034, 2035, 2047। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो होगा 2035। ठीक है, बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। बेल्जियम में मुख्यालय है। ये 27 राजनीतिक दलों का एक संगठन है। सत्ताईस राजनीतिक दलों का संगठन, यानी कि इसके मेंबर जो देश हैं वो आपके 27 देश इसके मेंबर हैं। तो आपके जो यूरोपीय संघ है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 27 राजनीतिक दलों का क्या है? एक संगठन है। तो डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगा रखी है, वो आपके लगा रखी है 2035 तक। यानी 2035 तक जो भी आपके यूरोपीय संघ है वो किसी भी डीजल कार को प्रतिबंधित लगाएगा, सभी डीजल कारों पे। ठीक है, तो इसके मेंबर कंट्री जो है वो कितने हैं? 27। किस देश की सरकार ने सैन डोमेन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको अगर हम शॉर्टकट में बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं एआई, के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? यानी कि कोरिया गणराज्य, कनाडा, नीदरलैंड्स या अर्जेंटीना? तो इसका सही आंसर आपका होगा नीदरलैंड्स। बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स की। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है आपका, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है और यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं उसमें सबसे अधिक मुद्रा आपकी जो प्रचलित है वो आपकी यूरो मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित है। एआई जो होता है इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर और भी बात कर लेते हैं तो नीदरलैंड्स में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है जो आपके शांति पैलेस यानी कि द हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग होता है, एक तो आपकी फ्रांसीसी व अंग्रेजी, यानी कि दो भाषाओं का ही प्रयोग होता है। एक तो फ्रांसीसी होती है और एक आपकी अंग्रेजी होती है। और जो इसका कार्यकाल होता है जजों का वो होता है 9 वर्ष का। और इसमें टोटल मिला के जज होते हैं वो आपके 15 कुल जज होते हैं, कुल 15 जज होते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो 9 वर्ष का होता है। अगर बात करेंगे वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में है दलबीर सिंह भंडारी। तो वर्तमान समय में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? आपके दलबीर सिंह भंडारी। अब प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करेंगे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। आपको बता देंगे कि दलबीर सिंह भंडारी का कार्यकाल 9 वर्ष का कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद उन्हें पुनः नियुक्ति कर दी गई है, तो वो और 9 वर्षों के लिए इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके 9 वर्षों का। ये शांति पैलेस में बना हुआ है, शांति पैलेस आपके नीदरलैंड्स में है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय जल प्रबंधन मंत्रालय ने फरवरी 2023 में किस संगठन के साथ जल जन अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है आपका ब्रह्म कुमारिज, संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या उपयुक्त में कोई नहीं। तो अगर इसका सही आंसर की बात करेंगे तो इसका है आपके ब्रह्म कुमारिज। ये जो आपका जल जन अभियान जो है ये आपके राजस्थान से शुरू किया गया था, राजस्थान से शुरू किया गया था ये अभियान।
क्योंकि राजस्थान का एक संगठन है आपका, इसी के अकॉर्डिंग इस हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। अगर बात करेंगे जल दिवस की, तो जल दिवस हम बनाते हैं 22 मार्च को, और ये अभियान शुरू किया गया था 15-16 फरवरी को ये शुरुआत इसकी की गई थी। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जो सीएम है वो आपके हैं अशोक गहलोत। गवर्नर की जब बात करेंगे तो कलराज मिश्र, इसके गवर्नर हैं। अगर हम इसके डीएलआर की बात करेंगे तो डीएलआर आप समझ ही चुके हो, जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो राजस्थान में जिलों की संख्या है आपके 33, लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सीटें कम होंगी और लोकसभा की सीटें हमेशा क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपकी, 25 है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने का है, 2024, 2025, 2026 और 2027। अगर हम सही आंसर को देखेंगे तो 2027। तो फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया जो होता है संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। तो सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसको 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। और हम बता दें कि राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस जो है आपका, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस जो है वो आपका 11 नवंबर को बनाया जाता है, 11 नवंबर को बनाया जाता है। इसी प्रकार सरकार ने टीबी को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा है जो निर्धारित किया है 2025। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। टीबी का मतलब होता है आपका क्षय रोग, क्षय रोग या तपेदिक। ये आपके जीवाणु के द्वारा फैलता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु एक होता है उसके द्वारा फैलता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है आपका टीबी। और हम कहते हैं कि विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस हम बनाते हैं 24 मार्च को। बट अगर हम टेलीविजन की बात करेंगे, टेलीविजन दिवस हम कब बनाते हैं, तो हम टेलीविजन दिवस बनाते हैं 21 नवंबर को। बट क्षय रोग दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये आप 24 मार्च को हम इसको बनाते हैं। तो फाइलेरिया जो है वो सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2027 तक पूरी तरह से खत्म कर देगा और टीबी को 2025 तक पूरी तरह से क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो टीबी में ए वाली भी, अगर हम टेलीविजन की बात करेंगे तो टेलीविजन ए होता है आपका, तो 21 नवंबर को बनाते हैं ये दिवस हम। तो ये दिवस जो है वो आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया था, जिसका मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है तो इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।